डियर स्टूडेंट, सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादराजुन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं अपने 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन व प्रबंध जो फर्स्ट चैप्टर हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। और हमने पढ़ लिया था फसलों के बारे में, फिर फसल उत्पादन करने के लिए या फसल उगाने से पहले कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो एक बार देख लें वापस, फसल उत्पादन एवं प्रबंध चैप्टर का नाम है अपना। और इसमें हमने खाद और उर्वरक तक पढ़ लिया था कि खाद क्या होती है, किस काम में आती है, और उर्वरक क्या होते हैं, ये किस काम में आते हैं, और दोनों में अंतर क्या होता है, ये पढ़ लिया। अब खाद और वो जो उर्वरक हैं उन दोनों में से सही क्या है, बेस्ट चीज़ कौन सी है, तो उन दोनों में बेस्ट है अपने खाद। खाद बेस्ट क्यों है? क्योंकि खाद जो होती है वह उर्वरक की तुलना में अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके कारण क्या है? इसके ये कारण है। पहला कारण, खाद के लाभ, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जब हम खाद मिलाते हैं मिट्टी में, खाद क्या होती है? खाद जो होती है वो एक जैविक पदार्थों से बनी एकदम प्राकृतिक चीज़ होती है खाद। जैसा कि हमने पहले पढ़ाया था यार, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गोबर होता है, जो अखबार हो गया, टूटे फूटे कागज़ के टुकड़े हो गए, और इसके अलावा सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ, तने, इन सबको मिलाकर एक गड्ढे में डाला जाता है और उनको अपघटित करने के लिए थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे अपघटित पदार्थ से खाद का निर्माण होता है। तो ये खाद जो होती है ये खेतों में डालते हैं, तो इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, इसीलिए ये बेस्ट है। खाद के लाभ क्या है कि ये इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी जो होती है उसकी जल धारण क्षमता, जल को अधिक धारण करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, वह जल को अधिक धारण कर सकती है। पहला तो ये लाभ हो गया खाद डालने से। दूसरा, इससे मिट्टी भूरभूरी व सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। जब हम खाद डालते हैं तो खाद जो है वो मिट्टी में पूरी तरह से मिक्स हो जाती है, जिससे मिट्टी जो होती है वो सरंध्र, एकदम रंध्रों वाले, उसके बीच में खड्डे हो जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, और भुरभुरी हो जाती है, एकदम भुरभुरी, भुरभुरी कह सकते हैं। तो भुरभुरी जब मिट्टी में खाद मिलाई जाती है तो मिट्टी जो है वो भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, मिट्टी एकदम खुली हो जाती है, उसके बीच में छोटी छोटी छिद्र होते हैं, जगह होते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैसें, नाइट्रोजन वगैरह सब खाद में आती जाती रहती है। तो खाद मिलाने से मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती हैं, जिससे गैसें अब आसानी से आ जा सकती है। तीसरा लाभ, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो आपने देखा था कि जब खाद जो होती हैं वो मिलाते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। अब खाद जो होती है, गोबर वगैरह, उनमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी होते हैं या वो उसमें पाए जाते हैं, जैसे केंचुआ वगैरह, ये खाद को और उपजाऊ बनाते हैं। तो खाद मिलाने पर क्या होगा, ये जो केंचुए वगैरह जो होते हैं, जिन्हें किसान का मित्र कहा जाता है, केंचुए को, ऐसे जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। क्योंकि जीवाणुओं को, ये सूक्ष्म जीव केंचुए वगैरह, उनको सड़ी गली वस्तुओं को खाने में ही मजा आता है। तो जो सड़ी गले गोबर वगैरह होते हैं उनमें ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव केंचुए वगैरह होते हैं, जो गोबर को उलटकर पलटकर और उपजाऊ बनाते हैं। तो ये जीव कब वृद्धि करेंगे? जब हम खेतों में खाद डालेंगे। तो खेतों में खाद डालने से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु ऐसे जीवाणु जो किसान के मित्र होते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। तो खाद डालने से मित्र जीवाणुओं की, जैसे केंचुए आदि की संख्या में वृद्धि होती है, केंचुए और बढ़ते हैं। लास्ट इसका चौथा लाभ है
इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इस मिट्टी जो है वो सही रूप में नहीं है, तो खाद मिला के उसको अच्छी तरह से उसमें खाद को मिलाने पर मिट्टी के अंदर खाद मिलाने के बाद उसको जब भुरभुरा किया जाता है तो मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मिट्टी एक व्यवस्थित रूप में आ जाती है। तो खाद मिलाने के ये 4 लाभ हैं। पहली, जल धारण क्षमता बढ़ती है खाद मिलाने से मिट्टी में। दूसरा है, मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र होती हैं, जिससे गैसें आसानी से आ जा सकती हैं। तीसरा, मित्र जीवाणुओं की वृद्धि होती है। और चौथा, मिट्टी का गठन सुधर जाता है। चलिए इसको नोट कीजिए। फिर हम इसके बाद अपना अगला जो फसल उगाने से पहले जो क्रिया की जाती है उसमें तीसरी क्रिया है सिंचाई, उसके बारे में पढ़ेंगे। चौथी प्रक्रिया सिंचाई, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। तो अब हम बात करते हैं अपने चौथा प्रक्रम क्या है। फसल उगाने से पहले चौथी जो क्रिया की जाती है वो है सिंचाई। सिंचाई का सीधा मतलब है पेड़ पौधों को पानी देना, और जो पानी है वो निश्चित अंतराल में दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बस सर्दी, गर्मी, बारिश जो भी मौसम हो बस पानी देते रहो, ऐसा नहीं होता। तो पेड़ पौधों को बड़ा करने के लिए, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए पानी जरूरी है। और आपको पता है पेड़ पौधों में 90% जल होता है। तो पेड़ पौधों में जो जल होता है वह पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए, उसके संरक्षण के लिए, परिवर्धन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पेड़ पौधों में नमी बनी रहेगी तो वह सूखेंगे नहीं और वो लंबे समय तक चलते रहेंगे, उपजाऊ बने रहेंगे। मतलब पौधों को नमी की ज़रूरत होती है, यानी पानी की ज़रूरत होती है। तो पौधों की नमी को बनाए रखने के लिए उन्हें पानी देना भी ज़रूरी है। तो सिंचाई का सीधा मतलब हो गया कि अगर निश्चित अंतराल पर, यानी निश्चित समय के बाद, जैसे अब गर्मी की ऋतु है तो गर्मी की ऋतु आ गई, तो अब हम कौन सी फसल उगाते हैं गर्मी में? खरीफ की। पढ़ा था हमने, फसलें 2 प्रकार की होती है, खरीफ और रबी की। मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है जायद की, वो अलग है। तो निश्चित अंतराल पर या निश्चित समय के बाद खेत में पानी देना, खेत में पेड़ पौधों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंचाई। तो निश्चित अंतराल के बाद, यानी निश्चित समय के बाद, क्योंकि हम पेड़ पौधों को लगातार पानी देंगे तो वो गल जाएंगे, इसीलिए उनको पेड़ पौधों को निश्चित समय के बाद, अब पेड़ पौधों को निश्चित समय के बाद खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। समझ गए? अब इस सिंचाई का जो समय होता है और बारंबारता, कितनी बार देना है, बार, वो फसलों पे, मिट्टी पे और ऋतु पे डिपेंड करता है और अलग अलग होता है। हर ऋतु में हर फसल के लिए अलग अलग पानी की आवश्यकता होती है। जैसे अब हम खरीफ की फसल बोते हैं गर्मी में तो उसको कम पानी की ज़रूरत होती है, और जो सर्दी में रबी की फसल बोई जाती है उसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी की जो मात्रा है, मतलब पानी कितना देना है, मतलब कितनी सिंचाई करनी है, वो उसका समय और बारंबारता कितनी बार देना है, वो फसलों पे निर्भर करती हैं, मिट्टी पे और ऋतु पे निर्भर करती है। और सब ऋतुओं में मिट्टी पे और फसलों में अलग अलग सिंचाई की जाती है। सभी के लिए एक जैसी नहीं है सिंचाई। समझ गए? चलो आगे देखो। तो पौधों में लगभग 90% जल होता है। पौधों में लगभग 90% भाग जो होता है वो पानी होता है। ये मैंने पहले बता दिया आपको कि पौधों में लगभग 90% जल होता है
अब हैं सिंचाई के स्रोत। अब आपको सिंचाई करनी है, खेत में पानी देना है, तो पानी कहाँ से आएगा? सिंचाई के स्रोत क्या हैं? पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो उसके स्रोत है पहला कुएं। आपने देखे होंगे बेरों पे कुएं खोदे गए होते हैं, गहराई में जमीन को खोदकर गहराई के अंदर पानी को प्राप्त किया जाता है, उन्हें कुएं कहते हैं। कुएं आप सब जानते हैं। तो कुएं, इससे भी पानी प्राप्त होता है कुओं से। हम अपने गांव के इधर जाते हैं छापरिया की तरफ, तो बहुत सारे कुएं हैं वहाँ पे, और कुओं में पानी है और पानी के द्वारा वहाँ सिंचाई की जा रही है। बेरों पे, बेरे होते हैं ना कुएं, उन पे पानी के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो कुएं ये हो गए सिंचाई के स्रोत। दूसरा है जलकूप। जलकूप देखे आपने, ठीक है। तालाब और झील सब जानते ही हो, तालाब और झीलों द्वारा भी सिंचाई की जाती है। नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, उनके पानी को रोककर फिर बांधों के द्वारा उनको थोड़ा थोड़ा सप्लाई करके खेतों में छोड़ा जाता है और सिंचाई की जाती है। तो नदियाँ, बांध एवं नहरों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। आपने देखा होगा हमारे आसपास या बाकली में भी एक नहर है, उसके द्वारा पानी आता है और वहाँ हम उसके आसपास जो खेत हैं वहाँ नहर के पानी द्वारा सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई करनी है यानी खेतों में पानी देना है, तो हमें क्या चाहिए? सिंचाई के स्रोत क्या है? पानी कहाँ से प्राप्त होगा? तो कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि, ये सब पानी के स्रोत हैं या सिंचाई के स्रोत हैं। फिर अब सिंचाई, पहले ज़माने में सिंचाई कैसे करते थे? तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके यानी पुराने समय से चले आ रहे तरीके। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीकों में जो पारंपरिक साधन है वो कौन कौन से हैं? देखो, पारंपरिक तरीके निम्न हैं। पहला है मोट, या इसको गिरनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरनी। इसमें क्या होता था कि एक लंबी रस्सी बांधी जाती थी कुएं के ऊपर, और एक तरफ लंबी रस्सी और एक तरफ जो भी डब्बा है या जो भी बड़े आकार की ऐसी लंबी चौड़ी वस्तु रखी जाती थी। इसके अंदर जैसे ही हम गिरनी छोड़ते तो वो जो बड़ा पात्र है वो सीधा कुएं के अंदर जाता और पानी से भरता, फिर रस्सी वापस खींचते और वो वापस पानी बाहर आता और फिर उस पानी को खेतों में छोड़ देते थे। तो ये मोट या गिरनी है। जानते हो मोट या गिरनी को? नहीं देखी? चलो आपको चित्र के द्वारा समझाते हैं। एक मिनट, हाँ चलिए पहले इसको नोट कीजिए, पर मैं आपको फिर ये मोट, गिरनी, चैन पंप, ढेकली और ये रहट, ये सारे पहले के ज़माने में सिंचाई करने में काम में आने वाले तरीके थे, साधन थे। नाम देख ले वापस एक बार। मोट यानी गिरनी, चैन पंप, ढेकली और रहट, इसको उत्तोलक तंत्र भी कहते हैं। इनके द्वारा पहले सिंचाई की जाती थी। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे इसको बढ़ाएंगे और आपको मैं ये मोट, चैन पंप ये कैसे होते हैं मैं आपको समझाऊंगा। चलिए इसको पहले नोट करें। सब चौक से हो जाता है पूरा। बेटा अब हम ये चार उपकरण हैं, मोट या गिरनी, चैन पंप, ये है ढेकली और ये है रहट। इन चारों का उपयोग पुराने समय में सिंचाई करने में किया जाता था। एक बार आप थोड़ा थोड़ा देख लो ये कैसे होते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि भाई क्या ढेकली, क्या गिरनी, क्या है ये। तो ये एक ऐसा रस्सी के टाइप बांधा होता था या एक गोल चक्कर, ऐसे गोल एक गोल आकृति लगा रखी होती है ऐसे, मतलब यहाँ इसकी रस्सी बांधी हुई थी और इस तरफ देखो ये आदमी खड़ा है यहाँ पे,
या इसके हाथ में एक मटका है, इसको पहले अंदर डाल रखा था। जैसे ही रस्सी को खींचते हैं तो ये मटका बाहर आता है, और जैसे ही रस्सी को छोड़ते हैं वापस तो ये मटका सीधा अंदर चला जाता है, और यहाँ पानी जो पड़ा है यहाँ से पानी से भर के फिर वापस रस्सी को खींचते हैं तो ये पानी ऊपर आ जाता है, मटका भरा हुआ ऊपर आ जाता था। और फिर ये आदमी इसको पकड़ के फिर इसको पानी को खेत में बहा देता था। तो इस प्रकार पहले सिंचाई की जाती थी। एक तरफ रस्सी बांध रखी है, बीच वाला एक चक्कर तो है ही पहले से, इसकी एक तरफ रस्सी बांध दी और एक तरफ बांध दिया ये मटके नुमा संरचना, मटके नुमा आकृति बांध दी, मटका ही बांध दिया मान लो, लोहे का बना हुआ या फिर स्टील का बना हुआ बड़ा पात्र। अब पहले रस्सी को छोड़ते हैं तो इस मटके को पहले अंदर भेजेंगे, फिर मटका पूरा पानी से भर जाएगा, फिर रस्सी को वापस खींचेंगे तो मटका बाहर आ जाएगा, और फिर ये पानी को यहाँ से फिर ये इंसान, ये किसान है, ये पानी को खेतों में छोड़ देता है। इसका नाम है मोट या गिरनी। इस उपकरण का नाम क्या है? मोट या गिरनी। समझ गए? दूसरा देखो चेन पंप। चेन पंप में क्या होता है, ये वापस ऐसे ही गोलाकृति लगा रखी है, ऐसे यहाँ से पानी को देख लो, यहाँ पे चक्कर लगा रखा है, यहाँ से ये देखो जोड़ा हुआ है, यहाँ से पानी पड़ा है, जब इस चक्कर को घुमाते हैं तो इस पे चला जाता है, फिर ऐसे होता हुआ पानी नीचे चला जाता है और खेतों में पानी की सप्लाई की जाती है। यहाँ पानी पड़ा है इकट्ठा हुआ, फिर यहाँ से चक्कर घुमाया, यहाँ से पानी होता हुआ फिर नीचे चला जाता है। ये चेन पंप है, चेन पंप के द्वारा भी सिंचाई की जाती थी। चेन पंप हो गया। फिर है ढेकली। इसमें क्या होता है, एक तरफ इसके ऐसे मटका बांधा गया है और दूसरी तरफ इसके पत्थर रखा गया है। देखो ये पत्थर को ऊपर उठाओगे तो ये नीचे चला जाएगा, वापस पत्थर को नीचे करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो एक तरफ पत्थर बांधा गया है और दूसरी तरफ ये बर्तन बांधा गया है या कोई पात्र बांधा गया है जिसमें पानी भरा जाता है। इस पात्र को पहले डालते हैं कुएं के अंदर, फिर वापस इसको नीचे करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और पानी को भर के किसान खेतों में डालता है। यह है ढेकली। और ये लास्ट है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो ये रहट, इसको रहट बोलते हैं। यहाँ एक बैल बांधा गया है, जो बैल चलता है और फिर यहाँ से पानी जो है वो इसके द्वारा होता हुआ फिर बाहर निकलता है और खेतों में चला जाता है। तो कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि ये गिरनी, इसको मोट या गिरनी कहते हैं, चेन पंप ऐसा होता है चेन पंप, ये ढेकली ऐसे होती है और ये रहट, इन चारों के द्वारा सिंचाई की जाती है। सिर्फ आपको नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। आज नवीन तकनीकें, नवीन तरीके, नए नए तरीके जो अपनाए जा रहे हैं खेती में। अब आजकल देखो फव्वारा सिस्टम हो गया, छिड़काव तंत्र, फव्वारा सिस्टम होता है ना, खेतों में फव्वारा लगा दिए जाते हैं, दोनों तरफ पानी चलता है और पूरे खेत में पानी पहुंच जाता है। या फिर क्या खेत के अंदर छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं। तो आजकल जो अभी आज के समय में सिंचाई के लिए कौन कौन सी तकनीकें काम में ली जा रही है, तरीके काम में लिए जा रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, फिर हम आगे पढ़ते हैं। हाँ बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई जो हम करते हैं आज के ज़माने में, आधुनिक समय यानी इस समय में कौन सी विधियाँ काम में ली जा रही है सिंचाई करने के लिए। तो इसमें पहली विधि आती है छिड़काव तंत्र विधि। छिड़काव करना, छिड़काव करते हैं ना, तो छिड़काव विधि इसमें क्या होता है, पहले आपको मैं चित्र के द्वारा समझा देता हूँ एक बार, फिर इसको आप लिखेंगे। पहले देखिए, ये मान लो एक कुआं है, खेत में कुआं है। अब इस कुएं के ऊपर क्या लगा देंगे, मोटर लगा देंगे, मोटर पंप लगा दिए, पंप एक। अब यहाँ से एक पाइप जोड़ रखी है, इस कुएं के अंदर जोड़ रखी है। अब क्या करेंगे, इस मोटर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब पहले इसको देख लें, यहाँ से एक मुख्य पाइप, ये इसको बोलते हैं मुख्य पाइप। क्या बोलते हैं, मुख्य पाइप। तो क्या होता है, ये मुख्य पाइप होती है, ये मुख्य पाइप आगे जा रही है ऐसे, फिर छोटे छोटे पाइपों में ऐसे विभक्त हो रही है। देखो छोटे छोटे नलियों में विभक्त हो रही है ना, ये देखो ऐसे। और इन पाइपों के ऊपर ऐसे नोजल लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं,
नोजल। नोजल मतलब इनको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये नोजल लगे होते हैं, ये देखो ऐसे, ये पाइप आगे जा रही है और फिर इनके ऊपर एक नोजल लगे हुए हैं, ऐसे गोल गोल नोजल, जिससे पानी छोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार इसमें एक मोटर पंप या पंप लगाया जाता है और इसको कुएं से जोड़ा जाता है। इसमें ये मुख्य पाइप होती हैं, ये होगी मुख्य पाइप, और इस मुख्य पाइप से छोटी छोटी और पाइप जोड़ रखे हैं, ये इनके ऊपर नोजल लगे हुए हैं। अब देखो, अब क्या होगा, इसको वापस देख ले एक बार कि इसमें क्या होता है। अब ऐसे मान लो पानी को छोड़ना है तो मोटर स्टार्ट करेंगे, पानी यहाँ से निकलता हुआ फिर यहाँ इसमें से होता हुआ फिर इन पाइपों में आएगा और फिर इधर से इधर जाएगा। ये नोजल अपने आप घूम जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। ये इस नोजल को स्टार्ट कर देंगे एक बार, सब नोजल स्टार्ट करके रख देंगे। जैसे ही पानी आएगा तो यहाँ से छोड़ता हुआ ऐसे फव्वारों के रूप में छूटेगा, ऐसे पानी आगे चला जाएगा और नोजल घूमेगा और फिर ये पानी छूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये पानी दूर दूर तक छिड़काव हो जाता है। और इस विधि का उपयोग जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है ना, जिस जगह पे पानी की मात्रा कम होती है और जो भूमि असमतल होती है, मतलब एकदम सीधी सपाट नहीं होती, समतल नहीं होती, उबड़ खाबड़ होती है, वहाँ पर इस विधि का, छिड़काव तंत्र विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसको वापस पढ़ेंगे एक बार कि इस विधि का उपयोग असमतल मानी ऐसी भूमि जो सीधी सपाट ना हो, समतल ना हो, उसे बोलते हैं असमतल। तो इस छिड़काव तंत्र विधि का प्रयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। समझ गए? दूसरा है, जहाँ पर जल की मात्रा कम उपलब्ध हो, जहाँ पानी की मात्रा कम होती है, वहाँ पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं। ये ऊर्ध्व पाइप है ना, सीधे लगे हुए पाइप हैं। ये देखो पाइप है, सीधे लगे हुए। ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधे खड़े होते हैं। ऊर्ध्वाधर हो गया ये। तो ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्व ये लगे हुए हैं पाइप, देखो सीधे पाइप लगे हुए हैं, इनके ऊपर नोजल है। ये क्या है? नोजल। तो इसमें ऊर्ध्व पाइपों पे या नलों पे नोजल लगे होते हैं, ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल। ये नोजल घूमते हैं, घूमेंगे तभी तो पानी का छिड़काव दूर दूर तक होगा। तो इसमें छोटे छोटे पाइप होते हैं जो सीधे होते हैं ऐसे, और उनके ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं ऊपर की तरफ, यानी ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल होते हैं। देखिए आपने नोजल। और ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। अब देखो यहाँ से ये मुख्य पाइप शुरू हो रहा है, ये मुख्य पाइप है, यहाँ से पानी आ रहा है ना, तो मुख्य पाइप ये हो गया, ये मुख्य पाइप है। तो ये सारे नोजल जो हैं, सारे ये छोटे छोटे जो पाइप हैं, नल जो हैं, ये मुख्य पाइप से जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ से ये मुख्य पाइप जा रहा है, इन सब से ये छोटे छोटे पाइप जुड़े हुए हैं। और इन छोटे छोटे नलों के ऊपर क्या लगा हुआ है? नोजल, घूमने वाला नोजल जो घूमेगा और फिर पानी का छिड़काव होगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, और ये पाइप भी पास में नहीं है, निश्चित दूरी पर है। जैसे 5 मीटर की दूरी, यहाँ 5 मीटर की दूरी या 5 मीटर की दूरी, ऐसे 5-5 मीटर की दूरी पे या निश्चित दूरी पे ये पाइप लगे होते हैं। समझ गए आप? अब क्या होता है, जब पानी को छोड़ना होता है या सिंचाई करनी होती है, तो जब पंप की सहायता से, ये पंप लगा हुआ है मोटर, अपन अपने घर में सुबह जब पानी आता है तो पंप लगा दें, मोटर लगा दें, पानी की मोटर, वही पंप मोटर। तो ये मोटर या पंप लगा होता है, जब पानी छोड़ना होता है तो पंप की सहायता से, इस पंप की सहायता से जो पानी है वह इस मुख्य नली में या मुख्य पाइप में इसमें जाता है, और यहाँ से होता हुआ आगे नोजलों के संपर्क में आता हुआ यहाँ से पानी जाएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आएगा और नोजल घूमेंगे और पानी का छिड़काव हो जाएगा। और ये मुख्य पाइप ये ऐसे चलता रहेगा, पानी इधर आएगा, थोड़ा पानी इधर, फिर आगे पानी जाएगा, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, ऐसे 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 पानी आगे आगे जाता रहेगा, और इधर पानी जाते ही ये नोजल घूमेगा और फिर ये पानी का छिड़काव होगा। तो इस प्रकार ये
पंप की सहायता से मुख्य जो पानी है वो मुख्य पाइप से भेजा जाता है और फिर ये घूमते हुए ये नोजल घूमते हैं तो पानी बाहर निकलता है। और इस प्रकार इस विधि का प्रयोग करके हम पौधों को या पौधों में सिंचाई करते हैं। इस विधि का प्रयोग और कहाँ किया जाता है? जहाँ पर पानी की मात्रा कम हो और ज़मीन क्या हो, असमतल हो, समतल ना हो, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी के खेतों में ये देखो लिखा हुआ है, इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लॉन का मतलब होता है घास। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने घरों में घास उगाते हैं, तो लॉन को उगाना है या लॉन लगाने के लिए, घास लगाने के लिए इस छिड़काव तंत्र विधि का प्रयोग लॉन, घरों में घास लगाने के लिए और कॉफ़ी के खेतों में, कॉफ़ी की खेती करनी है तो वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। और अन्य बहुत सारी या अन्य बहुत प्रकार की फसलों के लिए भी ये विधि उपयोग में ली जाती है। समझ गए? वापस समझाऊं? देखो ये पंप लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ ये मुख्य पाइप है, यहाँ पानी से जुड़ा हुआ है कुएं से, और यहाँ ये पाइप आगे जा रहा है, फिर ये छोटे छोटे पाइपों में विभक्त हो रहा है। ये पाइप इधर, ये छोटे छोटे पाइप लगे, नल लगे हुए हैं और इनके ऊपर नोजल है ऐसे, ये नोजल, घूमने वाले नोजल घूमेंगे और फिर पानी बाहर निकलेगा। तो अब ये ऐसे नोजल लगे हुए हैं, घूमने वाले नोजल, और ये छोटे छोटे पाइप लगे हुए हैं सीधे। जैसे ही यहाँ मोटर चालू करेंगे यहाँ से पानी जाएगा, मुख्य पाइप ये है, मेन पाइप यहाँ ये है, क्योंकि यहाँ से पानी आगे जा रहा है, तो यहाँ से पानी आगे जाएगा और फिर यहाँ से ये जैसे ही पानी ऊपर चढ़ेगा तो ये नोजल घूमेगा और फिर पानी बाहर निकलेगा और फिर ये पानी आगे आगे फैलता रहेगा और पानी ऐसे आगे जाता रहेगा और ऐसे पानी इसमें जाता ही ये नोजल घूमेगा और पानी का छिड़काव होगा, पानी बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार इस छिड़काव विधि का प्रयोग करके हम सिंचाई करते हैं। इसके बाद एक और विधि है ड्रिप विधि या ड्रिप तंत्र विधि, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे पढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए। हाँ, आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप आराम से इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक के आराम से इसको नोट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। और आज जो हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, जो आप घर पे करके आएंगे। तो अभी मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क। आज के लिए हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, कल हम इससे आगे बात करेंगे। आधुनिक विधियों में दूसरी पढ़ेंगे ड्रिप तंत्र विधि। तो आज बस इतना ही। आज के लिए आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क में 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। तो सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई किसे कहते हैं? परिभाषा लिखनी है सिर्फ, सिंचाई किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखनी है। और दूसरा है सिंचाई के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। सिंचाई में काम आने वाले 2 स्रोतों के नाम लिखिए। ये आपका होमवर्क हो गया आज का। तो आप ये होमवर्क करके आएंगे घर पे। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट के रूप में उतारें और जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनके आंसर भी लिखें। ठीक है, कल हम फिर मिलेंगे और आगे पढ़ेंगे अपनी ड्रिप तंत्र विधि। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।